नमस्कार प्यारे साथियों, यूनिक ज्ञान के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं रास बिहारी बोस। ठीक है, अपन ने लगभग 8 नेता ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अपन स्वाधीनता आंदोलन से संबंधित ज्यादातर रेवोल्यूशनरी नेता है, क्रांतिकारी नेता है, आपके सिलेबस में दिए हुए हैं। अंतिम सुभाष चंद्र बोस पढ़ने के बाद अपन लगभग 10 नेता पढ़ चुके होंगे और जो आपके सिलेबस में एकांकी रूप से आपको दिए हुए हैं और इनसे जो है प्रश्न बनना जो है स्वाभाविक हो जाता है। तो एक दो प्रश्न जो है आपके पूरे रेवोल्यूशनरी नेताओं से आना डेफिनेटली इसमें अगर आ जाए तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो प्रश्न अपन देखते हैं कि आपके जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या जानकारियां रास बिहारी बोस की इंपॉर्टेंट है और रास बिहारी बोस किस प्रकार से जो है इन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन में अपना योगदान दिया। रास बिहारी बोस को पढ़ना इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि इन्होंने जो है स्वदेश में रहते हुए क्रांति नहीं की, आंदोलन नहीं किए, स्वदेश से बाहर जाकर भी जो है इन्होंने भारतीय क्रांति को जो है उसकी ज्वाला को और धधकाया है। ठीक है, तो इसके लिए अपन शुरू करते हैं इनका आरंभिक जीवन से। तो इनका जो आरंभिक जीवन है वो होता है शुरू 25 मई 1886 को, जहां पे जब इनका जन्म होता है सुवालदा गांव पड़ता है अपने वर्धमान डिस्ट्रिक्ट में, है ना। तो वर्धमान डिस्ट्रिक्ट आज के वेस्ट बंगाल में पड़ता है, पश्चिम बंगाल में आज इनका जन्म हुआ था, आज के पश्चिम बंगाल में। इनके पिताजी विनोद बिहारी और माताजी भुवनेश्वरी देवी काफी समृद्ध ठीक ठाक परिवार से संबंधित थे। इनकी जो आरंभिक शिक्षा है वो चंद्रनगर के डुप्लेक्स कॉलेज से हुई थी। तो चंद्रनगर जो है उस समय जो है फ्रांसीसी बस्ती हुआ करते थे पहले। ठीक है, बाद में जो है चंद्रनगर एक तरीके से ब्रिटिश इंडिया के अधीन ही आ गया था। तो उस समय जो है डुप्लेक्स कॉलेज जो पढ़ता था अपने चंद्रनगर में, वो डुप्लेक्सी जो जिनको अपन कहते हैं ना, भारत में जो सबसे पहले जो विदेशी सत्ता की जो नींव रखने का जो श्रेय दिया जाता है वो किसको दिया जाता है? डुप्ले को। डुप्ले यानी डुप्लेक्स दोनों एक ही है ना। उस समय फ्रांसीसी गवर्नर हुआ करते थे। ठीक है, तो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप ये ध्यान रखना कि चंद्रनगर जो शहर है वहां पर डुप्लेक्स कॉलेज में ये पढ़ा करते थे। बाद में जो है इन्होंने हायर एजुकेशन के लिए, उच्च शिक्षा के लिए कहां चले गए थे? जर्मनी और फ्रांस में चले गए थे। तो जर्मनी और फ्रांस के लिए में चले गए थे उच्च शिक्षा के लिए। तो ये भी ध्यान रख लेना इनके बारे में। ठीक है, तो ये दोनों महत्वपूर्ण बातें हैं। एक तो आरंभिक जो शिक्षा है वो चंद्रनगर में होंगी और जो बड़ी शिक्षाएं होगी वो हायर एजुकेशन होगी जर्मनी और फ्रांस में। ठीक है, शुरू से ही जीवों से जुड़ने का बहुत अच्छा शौक था इनको, है ना। जीव जंतुओं से इनसे काफी लगाव था, इसलिए इन्होंने कार्य के रूप में अपना प्रोफेशन बनाया। देहरादून वन अनुसंधान केंद्र बनता है उस समय। तो देहरादून वन अनुसंधान केंद्र में जो है ये कार्य किया करते थे उस समय। तो इनका जो शुरुआती जो ड्यूटी लगभग क्लर्क का ही जॉब थी, है ना। अपने क्लर्क संबंधी कार्य थे, तो एडमिनिस्ट्रेटिव काम में थे एक तरीके से। प्रशासन और क्लर्क संबंधी कार्य जो थे उस समय देहरादून वन अनुसंधान में, तो वो कार्य किया करते थे कौन? अपने रास बिहारी बोस। ठीक है, तो शुरुआती जीवन में इनकी ये बातें आपको याद रखनी है। अब क्या होता है, इनका राजनीतिक जीवन किस तरीके से शुरू होता है? ठीक है, काफी क्रांतिकारी विचार शुरू से ही, क्योंकि बंगाल में उस समय जो है क्रांति की ज्वाला फैल रही थी और हर व्यक्ति जो है क्रांति में अपना कहीं ना कहीं योगदान देना चाह रहा है। ठीक है, तो जब बंग भंग का आंदोलन होगा, जब बंगाल का विभाजन होगा 1905 में, देखते हैं आप, हमने जितने भी क्रांतिकारी पढ़े बंग भंग में उनका एक अहम रोल आता है। तो शुरुआती जितने भी क्रांतिकारियों की पौध तैयार करने का जो काम किया था ना, वो बंग भंग आंदोलन ने किया था। तो अंग्रेजों का बंग भंग जो बंगाल को विभाजन करने का जो पूरा सिलसिला था ना, उसको स्टॉप लगा, उसने बहुत सारे भारत में क्रांतिकारी ज्वालाएं फैलाने का कार्य किया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, महत्वपूर्ण हो जाता है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और रास बिहारी बोस जो है इसी बंग भंग आंदोलन की उपज है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये बंग भंग से जो है असंतुष्ट हो जाते हैं 1905 में। क्या हो जाते हैं? असंतुष्ट हो जाते हैं। असंतुष्ट हो जाते हैं तो वहां पर वो मिलते हैं दो व्यक्तियों से। एक थे अरविंदो, जिसको अरविंद घोष कहते हैं, और एक थे जतिन मुखर्जी, जिनको बाघा जतिन कहते हैं। ठीक है, तो अरविंद घोष और जतिन मुखर्जी, बाघा जतिन, एक संगठन चला रहे थे, उसका नाम था जुगांतर, है ना। वैसे युगांतर लिखते हैं लेकिन बंगाली में था जुगांतर नाम से। ठीक है, तो जुगांतर या युगांतर कहीं भी कुछ भी आ जाए तो ये दोनों एक ही संगठन है। सॉरी। बंगाल में अब आप देखोगे, बंगाल में अनुशीलन समितियां बहुत सारी बनी थी, है ना। पहले कुछ पुलिन दास जो थे, उन्होंने बहुत सारी अनुशीलन समितियां बनाई थी, ढाका में, वर्धमान में, जहां पर ये जन्म हो रहा है ना इनका। ढाका में भी ये बना रहे हैं, कलकत्ता में बना रहे हैं। तो बहुत सारी अनुशीलन समितियां बनाती थी। वो भी एक तरीके से क्रांतिकारियों को जो है एक तरीके से आश्रय प्रदान करने का काम किया करती थी। तो उस अनुशीलन समिति से दो व्यक्ति बहुत ज्यादा नाराज हो गए थे, कुछ इनमें मतभेद हो गए थे। एक थे अरबिंदो, एक थे जतिन मुखर्जी। ठीक है, ये दोनों जो है काफी नाराज हो जाते हैं अनुशीलन समितियों से, और उसके बाद जो है एक संस्था का निर्माण कर लेते हैं। इस संस्था का नाम होता है जुगांतर।
ठीक है। तो जुगांतर जो संस्था है वो अरविंदो और जतिन मुखर्जी की संस्था है, जिनको जतिन मुखर्जी एक तरीके से बाघ की तरह थे, इसलिए इनको बोलते हैं बाघा जतिन। और अरविंदो जो है अपने वो एक तरीके से क्रांतिकारी थे ही कांग्रेस के गरम दल के। फिर अपन देखते हैं जब इनसे जुड़ते हैं तो ये जुगांतर के एक्टिव मेंबर बन जाते हैं। कौन? अपने रासबिहारी बोस। ठीक है, तो रासबिहारी बोस जो है अपने जुगांतर के एक्टिव मेंबर बन जाएंगे अरविंदो से और जतिन मुखर्जी से मिलने के पश्चात। फिर एक और व्यक्ति हुआ करते थे उस समय, जतिंद्र नाथ बनर्जी। अच्छा, जतिंद्र नाथ मुखर्जी अलग है, अगर कोई पूछ ले जतिन मुखर्जी या जतिंद्र नाथ मुखर्जी वो अलग है, और कोई पूछ ले जतिंद्र नाथ बनर्जी तो बनर्जी अलग है, ध्यान रख लेना। तो ये जतिन नाथ बनर्जी को अपन बोलते हैं निरालंब स्वामी। इन्होंने भी बाद में संन्यास धारण कर लिया था और निरालंब स्वामी के नाम पे संन्यास धारण कर लिया था। अरविंदो भी संन्यास धारण कर लेंगे, है ना। और आप ध्यान रख लेना कि जतिंद्र नाथ बनर्जी, जिनको निरालंब स्वामी बोला जाता था, ये भी जो है शुरुआत में क्रांतिकारी गतिविधियों में संलिप्त थे। यूपी और पंजाब के जो बहुत सारे क्रांतिकारी थे, कौन? उत्तर प्रदेश और पंजाब के क्रांतिकारी जो संगठन थे उनसे जुड़े हुए थे जतिन नाथ बनर्जी। और इन्होंने जो है निरालंब स्वामी ने जो है इनको प्रेरणा दी और उत्तर प्रदेश और पंजाब वाले क्षेत्र में जो है क्रांति के लिए उत्साहित किया इनको। ठीक है, किनको? रासबिहारी बोस को। तो ध्यान रखना रासबिहारी बोस, बिकॉज आप देखोगे इनका सारा काम जो है पंजाब वाले एरिया में अब होगा शुरू। ठीक है, पंजाब और उत्तर प्रदेश वाले एरिया में शुरू होगा, और उनको जो आंदोलन के लिए प्रेरित करने का कार्य किया था वो किया था जतिन नाथ बनर्जी ने। तो ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको यहां से पूछा जा सकता है। तो जतिन नाथ बनर्जी ने इनको उत्तर प्रदेश और पंजाब वाले क्षेत्र में जो है क्रांति के लिए प्रेरित किया। अब इन्होंने क्या है, एक बिना संगठन बनाए हुए वहां के जो क्रांतिकारी थे उनसे आपसी संपर्क जो है स्थापित करना शुरू कर दिया। किसने? रासबिहारी बोस ने। अब कुछ घटनाएं होती है, ठीक है। तो उन्होंने वहां पे क्या किया, एक जत्था तैयार कर लिया। बहुत सारे संगठनात्मक एक ढांचा तो नहीं दिया इनको, लेकिन बहुत सारे जो क्रांतिवीर थे, जिसको चाहते थे कि राष्ट्रीय आंदोलन में हम पार्टिसिपेट करें, उनको सबको तैयार करके एक तरीके से एक घटना को अंजाम देने का प्रयास किया। और इस घटना की जो प्लानिंग थी वो लाहौर में की गई थी। कहां पे की गई थी? लाहौर में की गई थी। इसलिए उसको बोलते हैं अपन, जिस जो केस रजिस्टर्ड हुआ था इसका, उसको बोलते हैं अपन लाहौर दिल्ली षड्यंत्र केस, या इसको दिल्ली षड्यंत्र केस भी कहते हैं। और ये जो काम था, इसको बेसिकली जो अपनी क्रांतिकारियों की भाषा थी वो था हार्डिंग बम कांड। ठीक है, तो हार्डिंग बम कांड कैसे होगा, क्यों होगा? देखो, जॉर्ज पंचम आए हुए हैं अपने दिल्ली में। ठीक है, 1912-13 में जॉर्ज पंचम कहां आए हुए हैं? अपने दिल्ली में दरबार लगा रहे। और जॉर्ज पंचम का दरबार लगा हुआ है दिल्ली में। उस समय जो गवर्नर जनरल हुआ करते थे वो हुआ करते थे अपने हार्डिंग, लॉर्ड हार्डिंग। तो लॉर्ड हार्डिंग जो है गवर्नर जनरल है। और 23 दिसंबर 1912 के दिन क्या किया इन लोगों ने, प्लानिंग करके, बहुत सारे लोग शामिल थे, बसंत कुमार विश्वास, बाल मुकुंद, है ना, अवध बिहारी, इस सारी जो प्लानिंग है ना, उसका जो दिमाग, किसका दिमाग था, इसकी किसके दिमाग की उपस्थिति है प्लानिंग? रासबिहारी बोस के दिमाग की उपस्थिति। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, हार्डिंग पर बम मारने का प्लान बनाया, और ताकि एक जनता में अच्छा सिग्नल जाएगा कि भाई हम जो है इस ब्रिटिश सरकार से डरते नहीं, और ब्रिटिश सरकार से हम सीधा सरे मुंह पंगा ले सकते हैं। तो इस तरीके से जो है इन्होंने कार्य किया। तो उसमें कौन कौन शामिल थे? उसमें शामिल थे बसंत कुमार विश्वास, बाल मुकुंद और अवध बिहारी। इन तीनों को तो हो जाती है फांसी। एक और क्रांतिकारी शामिल था इसमें, और उसका नाम था जोरावर सिंह बारहट। ठीक है, तो जोरावर सिंह बारहट वहीं से जो है पलायन करते हैं, और पलायन करके जो है अमरदास बैरागी नाम से जो है अपना सन्यासी ले लेते हैं। अब ये पूरा जो हार्डिंग की गाड़ी पर बम फेंकने की जो बात थी ना, वो इसने बसंत कुमार विश्वास ने किया था। वो बम फेंकने का काम किसने किया था? बसंत कुमार विश्वास ने किया था। और बसंत कुमार विश्वास उसको उसी समय जो है धर लिया गया। रासबिहारी बोस को जब इस बात का पता चला तो वो तुरंत भाग के कहां चले गए? वापस अपने देहरादून वन अनुसंधान केंद्र, यहाँ भी काम किया करते थे। ठीक है, तो तुरंत कहां चले गए? देहरादून वन अनुसंधान केंद्र पे। इधर जोरावर सिंह बारहट को पता चला तो वो भी भाग के अमरदास बैरागी नाम से बैरागी हो गए। ठीक है, उसके बाद ये पकड़ में नहीं है कभी भी। ठीक है, तो इस तरीके से जो है इन्होंने हार्डिंग बम कांड को जो है प्लान करने का प्रयास किया। अब देहरादून लौट गए कौन? रासबिहारी बोस। अब देहरादून लौट के जो है एक सिग्नल दिया उन्होंने, क्या किया कि अपन क्या करते हैं, वहां पे जो वन पूरा अनुसंधान केंद्र का वहां पे पूरे जो लोग थे उनके साथ मिलके जो है इसका इन्होंने एक निंदा प्रस्ताव पारित किया इसका हार्डिंग बम कांड के खिलाफ। तो बहुत स्मार्ट बनने का प्रयास किया इन्होंने, और इन्होंने क्या किया, जो हार्डिंग बम कांड हुआ उसका निंदा प्रस्ताव कहां अपने लगा रहे, ये लगा रहे अपने देहरादून वन अनुसंधान केंद्र में। ठीक है, तो ये ध्यान रख लेना, आपके एग्जाम में हो सकता है पूछ लिया जाए प्रश्न इससे। फिर अपन देखते हैं 1913 में एक पंपलेट बांटते हैं,
एक पर्चा बांटते। उस समय जो है जागरूकता फैलाने का सबसे बेस्ट माध्यम हुआ करता था पंपलेट बांटना, ठीक है। आज के टाइम पे तो सोशल मीडिया बहुत सारी बतेर चीजें चल गई, लेकिन उस समय जागरूकता का सबसे बेहतरीन माध्यम होता था, सार्थक माध्यम होता था पंपलेट बांट के। छोटे अपने पंपलेट का मतलब होता है एक छोटे से पन्ने पे अपनी पूरी बात पहुंचा देना, ठीक है। जो उसमें जो है गागर के सागर भरना होता है आपको पंपलेट में। तो लिबर्टी नाम से जो है पंपलेट बांटेंगे 1913 में। तो ऐसा प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि लिबर्टी जो पंपलेट है वो किसके द्वारा बांटा गया था? वो 1913 में बांटा गया था। किसके द्वारा? रास बिहारी बोस के द्वारा, ठीक है। बाद में इंकलाब आज के समय का तकाजा है, ये किसका स्टेटमेंट है? ये भी ध्यान रख लेना, ये किसका स्टेटमेंट है? ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। इंकलाब आज के समय का तकाजा है, ये इस लिबर्टी पंपलेट में लिखी हुई लाइन थी, ठीक है। तो लिबर्टी पंपलेट में लिखी हुई लाइन कौन सी थी? इंकलाब आज के समय का तकाजा है, तो ये ध्यान रख लेना। फिर बंगाल में जो है उस समय भयंकर अकाल पड़ता है और उस अकाल में जो है राहत कार्य का कार्य किया जाता है इन क्रांतिकारियों द्वारा। तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो नाम आता है उस अकाल राहत में, उनका नाम आता है रास बिहारी बोस का नाम, ठीक है। तो रास बिहारी बोस जो है अपने बंगाल अकाल राहत में राहत कार्य का बहुत बड़े लेवल पे इन्होंने काम किया। और उसी समय जो है बाघा जतीन वापस मिले इनको, ठीक है। जतिन नाथ मुखर्जी जो है, जो बाघा जतीन के नाम से फेमस थे, तो बाघा जतीन वापस मिले। उन्होंने बोला कि अब है ना आपका काम जो है और ज्यादा बढ़ गया है, अब अपन क्या करेंगे, पहले अपन हो सकता है हार्डिंग कांड में फेल हो गए हो, लेकिन आप पर जो है किसी का शक नहीं गया, ठीक है। हार्डिंग कांड वाला जो है क्योंकि निंदा प्रस्ताव लागू कर दिया तो शक जाने की कोई संभावना ही नहीं है, तो अंग्रेज वगैरह भी जो है एक तरीके से इन पर शक नहीं कर सके। तो इन्होंने क्या किया, बाघा जतीन ने बोला कि आप जो है एक अंतिम गदर का प्लान करो, और यह गदर इतना भयानक होगा, अपन भारत के अलग अलग जगहों पर क्या करेंगे, बॉम्ब फेरेंगे। अलग अलग जगह पर जो ब्रिटिश जो अपने जितने भी सेंटर्स हैं, जो विभिन्न केंद्र है ब्रिटिश सरकार के, उन पर क्या करेंगे, अपन बमबारी करेंगे और अलग अलग देश अलग अलग जगह पे जो है बहुत सारे बम मारेंगे, तो ब्रिटिश सरकार के होश ठिकाने ले आएंगे अपन। तो ये प्लान किसका था? बाघा जतीन का प्लान था। तो बाघा जतीन ने अंतिम गदर इसको बोला है कि अंतिम गदर करेंगे, और इसी को जो है अपनी जो फरवरी 1915, क्योंकि वर्ल्ड वॉर चल रहा है इस समय, क्या चल रहा है, वर्ल्ड वॉर, विश्व युद्ध चल रहा है। तो बाघा जतीन का ये मानना था कि अभी क्या है, जितने भी सैनिक है वो अपने विश्व युद्ध में उलझे हुए हैं, भारत के जितने भी सैनिक है विश्व युद्ध में उलझे हुए हैं, प्लस अपने भारत में जो है पुलिसिंग व्यवस्था इतनी अच्छी नहीं है, तो अपन क्या करेंगे, एक बम का पूरा एक आइडिया लगाते हैं। जब सब जगह अपन बम इंस्टॉल कर लेंगे, प्लान कर लेंगे अच्छे से, तो फिर क्या है, अंग्रेजों से अपनी बात मनवाने की अपन प्रयास करेंगे, ठीक है। तो ये प्लान था बाघा जतीन का। अब विश्व युद्ध में सारे भारतीय फौजी तो वहां चले गए थे। अब जो है सशस्त्र क्रांति की योजना बनाई जाती है, फरवरी 1915 में अंजाम दी जाती है, ठीक है। योजना बनी रही थी, सब कुछ हो ही रहा था कि एक व्यक्ति था करतार सिंह। क्या नाम था उस व्यक्ति का? करतार सिंह। करतार सिंह ने क्या किया, इस अपने रास बिहारी बोस और टीम जो थी पूरी, उसको धोखा दे दिया। तो रास बिहारी बोस प्लान कर रहे थे, लेकिन करतार सिंह ने क्या किया, उस प्लान को जो है बिट्रेल कर दिया, और सबको किसको बता दिया, अंग्रेज सरकार को इसका पता लग गया, और अंग्रेज सरकार जो है इस चीज को जो है इस पर जो है एक इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया। और उस इन्वेस्टिगेशन में सबसे बड़ा जो नाम आया वो किसका नाम आया, रास बिहारी बोस का। तो वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रख लेना कि इस पूरी प्लानिंग सशस्त्र क्रांति की जो योजना है वो किसकी थी, फरवरी 1915 में किसकी थी, रास बिहारी बोस की थी। इसमें भारत के विभिन्न अलग अलग स्थानों से जो है बहुत सारे लोगों को जो है शामिल किया गया था। राजस्थान से भी अपने बहुत सारे लोग शामिल थे इसमें, अर्जुन लाल सेठी थी, गोपाल सिंह खर्रा थे, है ना, अपने केसरी सिंह बारट, प्रताप सिंह बारट, ये सब लोग इसमें शामिल थे सशस्त्र क्रांति योजना में, ठीक है। तो ये भी ध्यान रख लेना आप, ये एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट चीज हो सकती है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन सबको पकड़ लिया जाता है, अलग अलग जगह पर जो है क्रांति विफल हो जाती है। अब क्रांति विफल हो गई, अब रास बिहारी बोस का नाम खुल के आ गया कि ये रास बिहारी बोस वही है जो देहरादून वन अनुसंधान केंद्र में काम कर रहा है, ठीक है। तो ये वहां से निकलते हैं, और उसी समय जो है 1915 का दौर चल रहा है। रविन्द्रनाथ टैगोर क्या है, जापान जा रहे थे, ठीक है। तो रविन्द्रनाथ टैगोर का जो जहाज था उसको पकड़ के जो है ये जापान निकल जाते हैं, अपना नाम बदल लेते हैं, पीएन टैगोर कर देते हैं, या इनको प्रियनाथ ठाकुर या प्रियनाथ टैगोर इनका नाम बदल दिया जाता है। और वहां से जो है नाम बदल कर कहां चले गए, जापान छिपकर चले गए, ठीक है। तो ये ध्यान रख लेना, वेरी इंपॉर्टेंट, कि किसने अपना नाम बदलकर प्रियनाथ ठाकुर रख लिया था, वो रख लिया था रास बिहारी बोस ने, ठीक है। सॉरी, आई एम सॉरी। तो ये ऐसे प्रश्न आपसे भविष्य में पूछे जाने की बढ़िया ठीक ठाक संभावना है, क्योंकि बहुत माइनर चीजें देखने लग गए आजकल एग्जामिनर। तो ध्यान रख लेना कि प्रियनाथ ठाकुर नाम से जो है अपना नाम बदलकर कौन जा रहे हैं, रास बिहारी बोस जा रहे हैं, ठीक है। फिर नाम से छिपकर अपने जापान पहुंच जाते हैं। अब जापान जैसे पहुंचते हैं और वहां पे बताते हैं कि मैं कौन हूं, मैं तो हूं रास बिहारी बोस, जो प्लान कर रहा है क्या,
सशस्त्र क्रांति योजना फरवरी 1915 की। तो वहां के जितने भी राष्ट्रवादी संगठन थे वो मान जाते हैं कि यार ये बंदा बहुत मतलब बहुत काम का बंदा अपने लिए साबित हो सकता है। तो वहां के जितने भी राष्ट्रवादी संगठन थे उनके साथ इनकी नजदीकियां बढ़नी शुरू हो जाती है। किनकी? रास बिहारी बोस की। ठीक है, तो जैसे ही अपन देखते हैं फिर ब्रिटिश सरकार को इस बात का पता चलता है कि यार ये तो बहुत ज्यादा एक तरीके से लोकप्रिय हो गया है वहां पे, और उनको पता चलता है जापान पर जो है दबाव बनाने की कोशिश की जाती है। तो जापान पर दबाव, क्योंकि जापान और ब्रिटेन दोनों एक साइड से लड़ रहे हैं प्रथम विश्व युद्ध में, ध्यान रखना। दूसरे विश्व युद्ध में भले ही खिलाफ है, लेकिन प्रथम विश्व युद्ध में एक साइड से लड़ रहे हैं दोनों मित्र राष्ट्रों की तरफ से। ठीक है, तो अपन देखते हैं जापान जो है उस पर दबाव डालता है कौन? ब्रिटिश गवर्नमेंट, कि आप जो है इनको हमें वापस कीजिए रास बिहारी बोस को, क्योंकि ये भारत में जो है सशस्त्र क्रांति लाने वाला था। ठीक है, हमारी ब्रिटिश सरकार को उखाड़ कर फेंकने वाला का पूरा प्लान था इनका। फिर अपन देखते हैं जब ये चीज जापान सरकार को पता चलती है तो जापान में एक बहुत बड़ा संगठन हुआ करता था, राष्ट्रवादी संगठन, जो वहां की पूरी सरकार को जो है एक तरीके से उस पर जो है प्रेशर ग्रुप का काम किया करता था, बहुत ज्यादा उसका रोल हुआ करता था उस समय सरकार पे। तो उस संगठन का नाम था ब्लैक ड्रैगन, और ब्लैक ड्रैगन बहुत इंपॉर्टेंट संगठन है। और ब्लैक ड्रैगन के एक बड़े नेता हुआ करते थे उस समय, तोयामो। ठीक है, तो श्री तोयामा, जिनको तोयामो भी बोलते थे, तो तोयामो जो है एक राष्ट्रवादी, उस समय जापानी राष्ट्रवादी नेता हुआ करते थे। उन्होंने जो है इनको संरक्षण दिया। किनको? रास बिहारी बोस को। तो रास बिहारी बोस को जैसे संरक्षण इनका मिल गया तोयामा का, तो और भी इनकी लोकप्रियता में वृद्धि होगी। तो जापान में विभिन्न जितने भी राष्ट्रवादी संगठन थे वो किनको जानने लगे? रास बिहारी बोस को जानने लगे। तो वहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पैन एशिया समर्थक व्यक्ति हुआ करते थे। पैन एशिया समर्थक वो व्यक्ति होता है जो पूरे एशिया को एक करना चाहता है। ठीक है, तो एशिया के यूनिफिकेशन के लिए काम करना चाहता है, उस व्यक्ति को बोलेंगे अपन पैन एशिया समर्थक। ठीक है, और उस व्यक्ति का नाम था सोमा आइजो। क्या नाम था उस व्यक्ति का? सोमा आइजो, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत लोकप्रिय आदमी है सोमा आइजो। और सोमा आइजो की बेटी हुआ करती थी तोशिका। क्या नाम था? तोशिका। तो 1916 में सोमा आइजो की बेटी के साथ जो है इनका विवाह हो जाता है, तोशिका के साथ ये शादी कर लेते हैं और वहां पर ही बस जाते हैं जापान में। ठीक है, तो जापान में बस जाते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली 1924 में क्या है, तोशिका की मृत्यु हो जाती है। तो 1916 से 1924 तक तोशिका रास बिहारी बोस की वाइफ रहती है, और तोशिका की 1924 में मृत्यु हो जाती है। लेकिन उसी समय जो 1923 में जो है इनको नागरिकता मिल जाती है जापान की। तो ये भी ध्यान रख लेना, अब ये जापान के प्रॉपर नागरिक हैं। जापान में दो काम करेंगे, ठीक है, दो इनके इंपॉर्टेंट काम है। एक तो ये वहां पे अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं, क्योंकि जापानी बहुत अच्छे से आ गई इनको, तो जापानी और इंग्लिश इनको पहले से अच्छे से आती थी। तो जापानियों को इंग्लिश पढ़ाने का काम किया करते थे कौन? अपने रास बिहारी बोस। प्लस अब इनका दिमाग चला कि यार यहां से जो है क्रांति की ज्वाला ठंडी नहीं पड़नी चाहिए। अपन क्या करते हैं, यहां से क्रांति की ज्वाला को ठंडी नहीं पड़ने देते और अपन एक न्यूज़पेपर स्टार्ट करते हैं। तो उस न्यूज़पेपर का नाम था न्यू एशिया। तो बहुत महत्वपूर्ण न्यूज़पेपर है, आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि रास बिहारी बोस जो है जापान में क्या काम किया करते थे। एक तो पत्रकारिता का काम किया करते थे, न्यू एशिया के नाम से समाचार पत्र निकाल रहे हैं। किस नाम से? न्यू एशिया के नाम से समाचार पत्र निकाल रहे हैं। न्यू एशिया के नाम से क्यों समाचार पत्र निकाल रहे हैं? ठीक है, तो क्योंकि पैन एशिया समर्थक सोमा आइजो जो है इनके ससुर जी हैं, इनसे अच्छा संपर्क हो गया। तो सोमा आइजो के प्रेरणा से जो है न्यू एशिया नाम का समाचार पत्र निकाल रहे हैं। 1916 में जो है इनकी शादी हो जाती है तोशिका के साथ। और एशिया वासियों के लिए ये स्टेटमेंट बहुत महत्वपूर्ण है। तो कोई पूछ ले आपसे एग्जाम में, एशिया वासियों के लिए ये स्टेटमेंट किसका था? ये स्टेटमेंट किसका था? अपने रास बिहारी बोस का। तो बहुत महत्वपूर्ण चीज है, ध्यान रख लेना। तो एशिया वासियों के लिए ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट कौन देता है? अपने रास बिहारी बोस देते हैं। फिर अपन देखते हैं कि वहां पर जो है हिंदू महासभा के नाम से एक जापानी शाखा स्थापित करते। तो हिंदू महासभा की एक जापानी शाखा जो हुआ करती थी उसको स्थापित करने का श्रेय किसको दिया जाता है? अपने रास बिहारी बोस को दिया जाता है। तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकता है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जापान में हिंदू महासभा की स्थापना किसने की थी? वो की थी अपने रास बिहारी बोस ने। ठीक है, जापान में न्यू एशिया समाचार पत्र किसने प्रकाशित कराया था? वो इन्होंने ही कराया था। ठीक है, ब्लैक ड्रैगन के तोयामा का भी ध्यान रख लेना कि इन्होंने इनको संरक्षण दिया था। इसी वजह से जो है इंग्लैंड को आपने सुपुर्द नहीं किया रास बिहारी बोस को। तो ये भी ध्यान रख लेना। ठीक है, फिर अपन देखते हैं टोक्यो होटल एक हुआ करता था वहां पे। तो टोक्यो होटल में ये क्या करते थे, जो भी वहां के भारतीय हैं जो जापान में रह रहे थे भारतीय, उनको बुलाकर जो है संगोष्ठियां करा करते थे। और संगोष्ठियां करके जो है भारतीयों को संगठित करने का प्रयास करते हैं। कहां पर? टोक्यो होटल में। ठीक है, फिर इन्होंने लगभग, क्योंकि जापानी आ गई तो बहुत सारी पुस्तकों का जापानी ट्रांसलेशन शुरू किया। 16 किताबें लिखी इन्होंने। क्या? वेरी इंपॉर्टेंट, 16 किताबें लिखी थी इन्होंने। और इनमें जो सबसे प्रमुख किताब है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछी जा सकती है वो है रामायण का जापानी अनुवाद।
ठीक है। तो रामायण का जापानी अनुवाद करने का श्रेय किस क्रांतिकारी को जाता है? वो जाता है अपने रास बिहारी बोस को। बहुत महत्वपूर्ण है ये प्रश्न, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। जापान में रामायण का अनुवाद करने का श्रेय किसको दिया जाता है? अपने रास बिहारी बोस को दिया जाता है। फिर अपन देखते हैं टोक्यो में। अब देखो ये पूरा कार्य चल रहा है इनका, बहुत अच्छे से कार्य चलता है। अब क्या हुआ, टोक्यो में एक सम्मेलन आयोजित किया जाता है। देखो सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाता है 1939 से, ठीक है। ये 1942 का टाइम चल रहा है। 1942 में जो है जापान अपनी स्थिति तय कर चुका था कि मुझे जर्मनी की साइड से लड़ना है, ठीक है। तो जर्मनी की साइड से लड़ रहा है जापान धुरी राष्ट्रों में। किस में लड़ रहा है? धुरी राष्ट्रों में। जापान ने प्लान कर दिया कि जो भारतीय सेना के लोग हैं, जो ऑलरेडी हमें अपना आत्मसमर्पण कर चुके हैं, बिकॉज भारतीय जो सेना थी वो कहीं जगह पे जो है ब्रिटेन के अंडर लड़ रही थी, है ना। आपको यूरोप में मिलेगी, आपको जो नॉर्थ ईस्ट वाले एरिया है उसमें मिलेगी, आपको अपने जितने भी आसियान देश जिसको आजकल बोलते हैं ना अपन, उन क्षेत्रों में जो है अपनी भारतीय सेना जो है क्या कर रही थी? लड़ रही थी। किसके खिलाफ? जापान के खिलाफ, दूरी राष्ट्रों के खिलाफ, और मित्र राष्ट्रों के समर्थन में लड़ रही थी भारतीय सेना, ठीक है। तो जब वो सेना पकड़ में आ गई, अब उस सैनिकों का क्या करे, युद्ध बंदियों का क्या इंतजाम करा जाए, ठीक है। तो जापान सरकार को ये समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन उस समय जापान सरकार को एक प्लान आया कि अपन क्या करते हैं, रास बिहारी बोस ने प्रस्ताव रखा कि अपन क्या करेंगे, जितने भी भारतीय सैनिक है ना, क्योंकि मुझे भी चाहिए कि मैं अपने देश को आजाद कराऊं, ठीक है, भारत को आजाद कराऊं, तो आप जो है मुझे ये भारतीय सैनिक आप दे दीजिए और मैं इनकी एक सेना का जो है तैयार करूंगा, ठीक है। मोहन सिंह उस समय एक क्रांतिकारी हुआ करते थे, मोहन सिंह भी जो है इनके साथ शामिल हो जाते हैं रास बिहारी बोस के साथ, और रास बिहारी बोस और मोहन सिंह एक प्रस्ताव रखते हैं कि अपन क्या करते हैं, एक सेना का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो सेना का निर्माण कैसे करोगे भाई? पहले अब कुछ एक संगठन तो होना चाहिए कि किस संगठन के अंतर्गत सेना का निर्माण करा जाए। तो रास बिहारी बोस ने एक टोक्यो में सम्मेलन आयोजित करा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं फर्स्ट सम्मेलन, जिसको टोक्यो सम्मेलन भी बोला जाता है। तो फर्स्ट सम्मेलन और टोक्यो सम्मेलन में क्या था, जिसकी अध्यक्षता करते खुद रास बिहारी बोस। तो वहां पर जो है एक सेना बनाने का इनका प्लान था, लेकिन इसको पहले एक संगठनात्मक रूप देने का प्रयास किया। 1942 में एक संगठन बनाया जाता है, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग। क्या बनाया जाता है संगठन? इंडियन इंडिपेंडेंस लीग। 1942 का संगठन है, ठीक है। अब इस सम्मेलन में जो है इन्होंने सेना प्रस्ताव रखा, ठीक है। सोहन सिंह भी इसमें शामिल थे, मोहन सिंह और रास बिहारी बोस दोनों जो है एक तरीके से प्रस्ताव रख रहे हैं, सेना का प्रस्ताव रख रहे हैं, और इसके लिए जो है जापान सरकार मान भी जाती है, ठीक है। तो सेना का प्रस्ताव जो है पहले सम्मेलन टोक्यो सम्मेलन में रखा गया था, किसके द्वारा? रास बिहारी बोस के द्वारा। और कौन मान लिए थी इसको? जापान सरकार ने भी मान्यता दे दी। और इस संगठन का नाम बना है, जो संगठन बना उसकी किसके अंडर लड़ेगी सेना? ये लड़ेगी इंडियन इंडिपेंडेंस लीग के अंडर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट संगठन है। किसके द्वारा बनाया गया था? रास बिहारी बोस के द्वारा बनाया गया था। क्या नाम था संगठन का? इंडियन इंडिपेंडेंस लीग। बहुत महत्वपूर्ण संगठन है, ठीक है। तो 1942 में बन रहा है इंडियन इंडिपेंडेंस लीग। अब देखिए दूसरा सम्मेलन आयोजित हो रहा है बैंकॉक में, एक और सम्मेलन बुलाया जाता है। अब क्या होता है, सुभाष चंद्र बोस भी अपने कहां पहुंच गए? जापान पहुंच गए। बहुत सारे और क्रांतिकारी नेता भी जो है अपने जापान पहुंच गए। रास बिहारी बोस भी अपने जापान में है, ठीक है। अब रास बिहारी बोस को लगता है कि मैं बूढ़ा हो चुका हूं और मुझे जो है अब थोड़ा सा जो है आराम की आवश्यकता है, तो और मुझे एक योग्य नेता, कुशल नेता सुभाष चंद्र बोस के रूप में मिल गया है। तो सुभाष चंद्र बोस को जो है इस पूरी क्रांति का जो है नेतृत्व दे देते हैं रास बिहारी बोस सेकंड सम्मेलन में। आई एम सॉरी, दूसरे सम्मेलन में क्या किया, जिसको अपन बैंकॉक सम्मेलन बोलते हैं। तो 22 जून 1942 को बैंकॉक सम्मेलन आयोजित किया जाता है, और इसमें जो है सुभाष चंद्र बोस को ये पूरी प्रेसिडेंसी सौंप दी जाती है। किसके द्वारा? रास बिहारी बोस के द्वारा। रास बिहारी बोस जो है अपना चले जाते हैं और सुभाष चंद्र बोस को जो है ये अपने जिम्मेदारी संभालते हैं, और इसका नाम बनता है जो इंडियन इंडिपेंडेंस लीग है। अब इसका नाम बन जाता है इसके अंदर ही जो है एक आर्मी, क्योंकि पहले ये सेना इसी का भाग थी, ठीक है। अब इस सेना को जो है अलग नाम दे दिया गया, उसका नाम दे दिया गया इंडियन नेशनल आर्मी। क्या नाम दे दिया गया? इंडियन नेशनल आर्मी। इंडियन नेशनल आर्मी का जो श्रेय है वो भी किसको दिया जाता है? रास बिहारी बोस को दिया जाता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट बात है कि नाम भले ही सुभाष चंद्र बोस के आने के बाद, संयुक्तन के बाद पता चला इसका, लेकिन इसका जो पहले नाम था वो इंडियन इंडिपेंडेंस लीग के अंदर था। बाद में इसका नाम कर दिया गया इंडियन नेशनल आर्मी। तो ये ध्यान रख लेना, इंडियन नेशनल आर्मी में भी रास बिहारी बोस की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। 1 सितंबर 1942 को इसकी स्थापना कर दी जाती है, और मलय और ब्रह्मा वाले क्षेत्र जो हुआ करता था, मैंने बोला था ना आसियान वाले क्षेत्र में, है ना, आसियान वाले क्षेत्र में मलेशिया है, बर्मा है, तो वहां पे जो भारतीय युद्ध बंदी थे उनको साथ में लेके ये संगठन बनता है, ठीक है। तो ये जापानी जो है इनको, भारतीयों को युद्ध बंदी बना लेते हैं, तो उनके साथ जो है ये सेना निर्माण की जाती है, ठीक है।
इसको अपन सुभाष चंद्र बोस में बहुत और डिटेल में पढ़ लेंगे, ठीक है, इस सेना को, क्योंकि ये सारा काम जो है सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में किया जा रहा है। फिर 1942 का दौर ये चल रहा है और लगभग 1945 जब विश्व युद्ध खत्म होने को ही आया था तो 21 जनवरी 1945 को उनको हो जाती है क्षय रोग, टीबी, ठीक है। तो टीबी की बीमारी से जो है इनका निधन हो जाता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। और जापानी सरकार ने इनके निधन से थोड़े दिन पहले ही जो है इनको जापान का दूसरा सबसे बड़ा सम्मान, ठीक है, जैसे अपने यहाँ पे भारत रत्न होता है पहला बड़ा सम्मान, जापान में भी एक भारत रत्न होता है, लेकिन भारत अपना यहाँ पे होता है पद्म विभूषण। दूसरा सबसे बड़ा सम्मान कौन सा होता है? पद्म विभूषण। और यहाँ पे जापान सरकार का दूसरा सबसे बड़ा सम्मान कौन सा होता है? ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन, ठीक है, क्योंकि जापान जो है सूर्योदय का जो सबसे पहला देश कहां पे सूरज उदय होता है वो जापान में होता है। तो ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन नाम से जापान जो है पुरस्कार देता है। ये जापानी सरकार का दूसरा हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है ना, दूसरा हाईएस्ट सिविलियन ऑनर। तो ये ध्यान रख लेना। तो ये किसको दिया जाता है? ये दिया जाता है ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन, किसको? रास बिहारी बोस को। तो जापान का सबसे बड़ा दूसरा सबसे बड़ा जो पुरस्कार है वो किसको दिया जाता है? अपने रास बिहारी बोस को दिया जाता है। तो ये भी ध्यान रख लेना आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब फटाफट से अपन एक बार रिवीजन कर लेते हैं। 25 मई 1886 को सुवालदा वर्तमान वेस्ट बंगाल में इनका जन्म होता है। विनोद बिहारी और भुवनेश्वरी देवी इनके माता पिता हुआ करते थे। इनकी आरंभिक शिक्षा चंद्रनगर में डुप्लेक्स कॉलेज में हुआ करती थी और जर्मनी और फ्रांस भी गए थे उच्च शिक्षा के लिए। देहरादून वन अनुसंधान केंद्र में कुछ प्रशासनिक और कुछ क्लर्क संबंधी कार्य किया करते थे। राजनीतिक इनका जीवन देखें तो भंग जो है 1905 में जब हुआ था तो उससे वो असंतुष्ट हो गए थे। बहुत सारे क्रांतिकारी नेताओं से मिलते हैं। अरविंद घोष, जतिंद्र नाथ मुखर्जी, जिनको बाघा जतिन बोला जाता था, इनके संगठन युगांतर से ये जुड़ जाते हैं इसी समय। और बाद में जब जतिंद्र नाथ बनर्जी इनको मिलते हैं जो निरालम स्वामी के नाम से प्रसिद्ध थे, तो जतिंद्र नाथ बनर्जी की प्रेरणा से ही ये उत्तर प्रदेश और पंजाब के जितने भी क्रांतिकारी हैं उनसे इनका मिलन होता है। वहां से जो है ये लोग मिलते हैं और बाद में बहुत सारी क्रांतियों को अंजाम देने का प्रयास करते हैं। और पहला जो इनका सबसे बड़ा काम था वो था हार्डिंग बम कांड। इस हार्डिंग बम कांड को अपन लाहौर और दिल्ली षड्यंत्र भी कहते हैं। दिल्ली षड्यंत्र भी इसी को कहा जाता है, ध्यान रख लेना। 3 नाम है इसके, लॉर्ड हार्डिंग बम कांड, लाहौर ये दिल्ली षड्यंत्र और दिल्ली षड्यंत्र, तीनों इसी के नाम है। 23 दिसंबर 1912 को होता है। जॉर्ज पंचम जो उस समय दरबार लगा रखे थे, उनके समय में जो है हार्डिंग जो है वहां पे जा रहा था, हार्डिंग की यात्रा निकाली जा रही थी और उसी समय जो है इन पर बम डाल दिया जाता है। ये विफल रहता है। इसमें जो है बसंत कुमार विश्वास, अपने बाल मुकुंद, अवध बिहारी, इन सबको जो है फांसी दे दी जाती है। जोरावर सिंह बहादुर जो है ये फरार हो जाते हैं। प्लस रास बिहारी बोस भी जो है अंदर ही अंदर जो है वापस अपने देहरादून वन अनुसंधान केंद्र चले जाते हैं और वहां पर जो है ये इस पर निंदा प्रस्ताव रखते हैं। फिर इन्होंने 1913 में लिबर्टी नाम से पंपलेट बांटा। इनकलाब आज के समय का तकाचा है, लिबर्टी की लाइन है। फिर बंगाल अकाल राहत कार्य के दौरान वापस बाघा जतीन मिलते हैं और अंतिम गदर का सुझाव देते हैं। अंतिम गदर की प्लानिंग करते हैं खुद रास बिहारी बोस, बहुत सारे क्रांतिवीरों को सहयोग में लेते हैं। फिर पंजाब में होता है, इसको विफल कर दिया जाता है करतार सिंह के धोखे ने। तो करतार सिंह हुआ करते थे उस समय, ये भी इनके सहयोगी हुआ करते थे, लेकिन इन्होंने प्लान किसको बता दिया? ब्रिटिश सरकार को प्लान बता दिया। तो ये एक तरीके से धोखा हो जाता है। रास बिहारी बोस को उसी समय निकलना पड़ जाता है और जापान पलायन करते हैं 1915 में। उसी समय जब रविन्द्रनाथ टैगोर जापान की तरफ अपनी शिप लेके जा रहे थे तो उसी शिप में जो है बेस बदलकर प्रियनाथ ठाकुर के नाम से या प्रियनाथ टैगोर के नाम से बैठ जाते हैं और छिप कर वो जापान पहुंच जाते हैं। ब्रिटिश बाद में जब ये वहां पर लोकप्रिय होने लग जाते हैं क्योंकि बहुत सारे राष्ट्रवादी नेताओं से जो है जुड़ना शुरू कर देते हैं, है ना, जब जो जापानी राष्ट्रवाद के जो प्रबल समर्थक थे उनसे जुड़ना, उनके साथ बैठना शुरू कर देते हैं, तो वहां पे लोकप्रिय हो जाते हैं। ब्रिटिश सरकार को जब पता चलता है कि रास बिहारी बोस वहां पे बैठे हैं तो उन्होंने जापान सरकार पर दबाव डालने की कोशिश की, लेकिन जो है उस समय ब्लैक ड्रैगन एक बड़ी संस्था हुआ करती थी। उस ब्लैक ड्रैगन के जो है राष्ट्रवादी नेता हुआ करते थे श्री तोयामा। क्या नाम था इनका? श्री तोयामा। तो श्री तोयामा के नेतृत्व में जो है इनको संरक्षण दिया जाता है और इनको जो है संरक्षण देने के बाद 1916 में एक पैन एशिया समर्थक व्यक्ति हुआ करते थे, उनका नाम था सोमा आइजो। पैन एशिया का मैंने मतलब समझाया आपको। सोमा आइजो जो है उनके कहने पर इन्होंने इनकी पुत्री तोशिका से विवाह कर लिया और इनकी पुत्री तोशिका से विवाह किया और 1923 में इनको जापानी नागरिकता मिल गई। आई एम सॉरी। उसके बाद देखो जापानी नागरिकता जैसे मिली तो 1924 में जो है इनकी वाइफ की डेथ हो जाती है वापस। वहां पर जो है इनके प्रेरणा से, सोमा आइजो के प्रेरणा से न्यू एशिया नाम का समाचार पत्र इन्होंने प्रकाशित करना शुरू कर दिया और एशियावाद के लिए, एशियावासियों के लिए ऐसा बोलने वाले पहले व्यक्ति है। ठीक है। फिर अपन देखते हैं हिंदू महासभा।
क्या हिंदू महासभा की जापानी शाखा है उसकी स्थापना भी कौन करते हैं? अपने रास बिहारी बोस करते हैं। इनके जो प्रमुख कार्य है उनका देखते हैं तो इंग्लिश टीचर थे प्लस पत्रकार थे। क्या निकाल रहे हैं? न्यू एशिया नाम का पत्र। फिर टोक्यो होटल में सारे भारतीयों को बुलाकर संगोष्ठियां क्या करते थे और वहां पर जो है इनकी संगठनात्मक कार्य होते थे बहुत सारे। 16 पुस्तकें लिखी, जापानी से अनुवाद किया बहुत सारी पुस्तकों का जापानी में। तो रामायण का जापानी अनुवाद इनकी लोकप्रिय सर्वप्रिय पुस्तक है, ध्यान रख लेना। फिर टोक्यो में एक सम्मेलन का आयोजन किया जाता है 1942 में और इंडियन इंडिपेंडेंस लीग बनाई जाती है। वहीं पर जो है सेना का प्रस्ताव रखा जाता है। दूसरा सम्मेलन बैंकॉक में होता है। अब वो सेना जो है सुभाष चंद्र बोस को सुपुर्द करके ये रेस्ट के लिए चले जाते हैं और सुभाष चंद्र बोस जो है बाद में इंडियन नेशनल आर्मी बनाते हैं आईएनए के नाम से। और आईएनए में जो है इसका गठन होता है 1 सितंबर 1942 को। मलय और बर्मा के भारतीय युद्ध बंदियों उनको साथ लेकर जो है ये प्लान किया जाता है। इनका जो है जापानी सरकार जो है इनको सेकंड हाईएस्ट ऑनर देती है अपने 1944-1945 में। तो 1944 में इनकी मृत्यु से थोड़े दिन पहले जो है इनको ये सेकंड हाईएस्ट ऑनर मिलता है और इनका जो निधन हो जाता है 21 जनवरी 1945 को क्षय रोग से, टीबी से। ठीक है, तो ये ध्यान रख लेना। रास बिहारी बोस के बारे में इतनी ही बातें आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला जो अपना लास्ट लेक्चर होगा वो होगा सुभाष चंद्र बोस पर और इसके बाद जो है अपना पुनर्जागरण वाला चल जाएगा। भारतीय पुनर्जागरण अपन पढ़ना शुरू कर देंगे। तो अंतिम जो लेक्चर होगा अपना सुभाष चंद्र बोस के ऊपर होगा। आपको हमारे लेक्चर्स किस तरीके के लग रहे हैं आप जो है कमेंट सेक्शन में जरूर देखना। ठीक है, आपका देखने के लिए, आपका जो है कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।